नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्मार्ट स्टडी चैनल में, जहां पढ़ाई होती है आसान है मज़ेदार तरीका से। आज हम क्लास 10th की फिजिक्स चैप्टर 2 प्रकाश का अपवर्तन, कौन सा तो प्रकाश का अपवर्तन के सबसे ज़रूरी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं, जो कि आपके बिहार बोर्ड एग्जाम 10th क्लास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए बिना लेट किए हुए क्लास को करते हैं स्टार्ट। तो आप लोग एक कॉपी और एक कलम लेके बैठ जाएँ और जो जो क्वेश्चन कराएंगे उसका सही आंसर देने का आप लोग प्रयास कीजिएगा। तो चलिए बिना लेट किए हुए क्लास को करते हैं स्टार्ट। ओके, चलिए पहला क्वेश्चन है अपना। पहला क्वेश्चन है, उत्तल लेंस से बना प्रतिबिंब कैसा होता है। उत्तल लेंस से बना प्रतिबिंब कैसा होता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में फटाफट से बताइए, या पेन पेपर और पे लिखिए कलम से। तो उत्तल लेंस से बना प्रतिबिंब, उत्तल लेंस से बना प्रतिबिंब जो होता है वो वास्तविक और उल्टा होता है। उत्तल लेंस से बना प्रतिबिंब कैसा होता है, तो उत्तल लेंस से बना प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है। उत्तल लेंस से बना प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है। नेक्स्ट हमारा अपना है कि उत्तल लेंस में जब बीम एफ यानी कि एफ मतलब फोकस और 2f यानी कि दुगुनी फोकस के बीच रखा जाता है। उत्तल लेंस में जब बीम को यानी कि वस्तु को फोकस और फोकस की दुगुनी के बीच रखा जाता है तब बना प्रतिबिंब होता है उत्तल लेंस। एक उत्तल लेंस है, उसमें जब किसी वस्तु को फोकस और उसके दुगुनी फोकस के बीच रखा जाए तब बना प्रतिबिंब होता है। तो कैसा होता है, बड़ा और वास्तविक। बड़ा और वास्तविक कैसा होता है, बड़ा और वास्तविक। बड़ा और वास्तविक कैसा, तो बड़ा और वास्तविक। अगला देखेंगे, दो वक्रीय पृष्ठ से घिरा ठोस माध्यम को कहते हैं। दो वक्रीय पृष्ठ यानी कि दो गोलाकार सतह से घिरा हुआ ठोस माध्यम को क्या कहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, गोलीय लेंस कहते हैं। गोलीय लेंस कहते हैं, गोलीय लेंस कहते हैं। चलिए अगला देखते हैं, वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित हो कहलाता है। वह वैसा गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित यानी कि बाहर की तरफ मुड़ा हो तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण कहते हैं, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। अगला है कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का कहा जाता है। एक गोलीय दर्पण है, उसके जो परावर्तक पृष्ठ का केंद्र है, केंद्र जिसको बोलते हैं पी, उसको क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को क्या कहते हैं, तो गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं, ध्रुव। अगला है कि किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का SI मात्रक क्या होता है। किसी लेंस के द्वारा उत्पन्न आवर्धन का SI मात्रक क्या होता है, तो आवर्धन का SI मात्रक क्या होता है, मीटर होता है या सेंटीमीटर होता है या मिलीमीटर होता है, क्या होता है, तो आवर्धन का कोई भी SI मात्रक नहीं होता, वो मात्रक विहीन होता है। आवर्धन क्या होता है, तो आवर्धन मात्रक विहीन होता है। अगला है, लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं। लेंस का जो केंद्रीय बिंदु होता है उसे क्या कहते हैं, तो लेंस के केंद्रीय बिंदु को प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं, लेंस के केंद्रीय बिंदु को प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। लेंस के केंद्रीय बिंदु को प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। अगला है, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे। कोई शब्दकोश है, उसको पढ़ते समय छोटे छोटे उसमें अक्षर दिया गया है, तो निम्न में से आप कौन सा लेंस पसंद करेंगे, बताइए। तो लेंस पसंद करना है हमेशा उत्तल, ठीक। और वैसा लेंस पसंद करना है जिसकी फोकस दूरी ज़्यादा कम हो। जिसकी फोकस दूरी जितनी कम होगी वो अक्षर को उतना ही बड़ा यानी कि वस्तु को उतना ही बड़ा कर पाएगा। तो पहला क्या होना चाहिए, तो उत्तल होना चाहिए। उत्तल यहाँ भी है और तो देखिए उत्तल यहाँ भी है, लेकिन कम फोकस दूरी का होना चाहिए, कम फोकस दूरी का। लेकिन यहाँ क्या है, एक मिनट, हाँ, उत्तल यहाँ भी है, उत्तल लेंस यहाँ भी है, ठीक, और उत्तल यहाँ भी है, लेकिन कम फोकस दूरी का होना चाहिए। देखिए यहाँ पे 5 सेंटीमीटर है और यहाँ पे 50 सेंटीमीटर है, यहाँ पे 50 सेंटीमीटर। अब आप ही लोग बताइए कि इससे कौन सा होगा। तो देख सकते हैं कि जिसका होगा दूरी, फोकस दूरी वही होगा। तो 5 सेंटीमीटर फोकस का लेंस, 5 सेंटीमीटर फोकस का लेंस से, ठीक। अगला है गोलीय दर्पण।
गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र, गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र को किस किस अक्ष से निरूपित किया जाता है? गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र को किस अक्षर होगा यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे अक्षर होगा, से निरूपित किया जाता है? किससे निरूपित किया जाता है? वक्रता केंद्र को किससे निरूपित किया जाता है? तो सी से वक्रता केंद्र को निरूपित करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ए। 10वां है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक म्यू का मान होता है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक यानी कि म्यू का मान क्या होता है? किसी माध्यम के अपवर्तनांक यानी कि म्यू का मान क्या होता है? साइन ए आर बटा साइन आई, या साइन आई बटा साइन आर, साइन आई बटा साइन आर, या साइन आई आई गुना साइन आर, या साइन आई प्लस साइन आर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साइन आई प्लस साइन आर, साइन आई प्लस साइन आर। अगला है, चलिए 10 में आप लोगों को कितना कितना सही हुआ कमेंट में फटाफट से बताइए, कितना कितना किसका सही हुआ जल्दी में बताइए। 10 में 10 किसका आया है वो जल्दी में बताइएगा। चलिए अगला देखते हैं, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त होता है? ऐसा कौन सा पदार्थ है जो लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त, सॉरी निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के प्रयुक्त में नहीं किया जाता है? तो जानते हैं, मिट्टी जो है, मिट्टी लेंस बनाने में प्रयुक्त किया जाएगा। मिट्टी कैसे लेंस बनाने में प्रयुक्त किया जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा मिट्टी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ठीक, अगला, किसी बिंब की वास्तविक प्रतिबिंब समान आकार, कोई भी बिंब है उसकी वास्तविक प्रतिबिंब समान आकार का प्राप्त करने हेतु बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखें? एक वस्तु है उसके प्रतिबिंब को समान आकार का प्राप्त करने के लिए, एक वस्तु है उसके प्रतिबिंब को समान आकार का प्राप्त करने के लिए हेतु वस्तु को उत्तल लेंस, कौन सा लेंस? तो उत्तल लेंस के सामने कहाँ पे रखेंगे? कहाँ पे रखेंगे? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा वक्रता केंद्र पे। आप लोग को पता है कि वक्रता केंद्र पे अगर वस्तु को रखते हैं तो वक्रता केंद्र पे ही बनता है, समान आकार का बनता है और उल्टा बनता है। तो कहाँ पे रखेंगे? तो उत्तल लेंस पे। ठीक, अगला, निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? किसका, निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? वायु का होता है, या बर्फ का होता है, या कांच का होता है, या हीरा का होता है? तो आप लोग को पता है कि हीरा का होता है। इसका अपवर्तनांक कितना होता है? कमेंट में फटाफट से आप लोग बताइए। आगे ये भी क्वेश्चन आने वाला है कि हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है, तो फटाफट से बता दीजिए। अगला देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस को कैसा लेंस कहते हैं? तो अभिसारी लेंस कहते हैं। उत्तल, अभिसारी, अवतल, अपसारी। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस, और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहेंगे। ठीक, चलिए, अवतल लेंस का आवर्धन होता है अवतल लेंस, अवतल लेंस का आवर्धन होता है अवतल लेंस, अवतल लेंस का आवर्धन होता है तो V/U, अवतल लेंस का आवर्धन V/U होता है, अवतल लेंस का आवर्धन V/U होता है। अगला, लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का असह मात्रक होता है। लेंस के द्वारा उत्पन्न आवर्धन का असह मात्रक, तो आवर्धन का असह मात्रक भिन्न होता है। आवर्धन का कोई भी असह मात्रक नहीं होता है, क्योंकि V/U मीटर कट गया तो इसका असह मात्रक कहाँ से होगा? ठीक, लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का असह मात्रक होता है तो इसका आवर्धन मात्रक, उसका असह मात्रक नहीं होता है तो मात्रक भिन्न होगा। प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में होती है, यानी कि प्रकाश की चाल जो है वो विभिन्न माध्यमों में क्या होती है? तो प्रकाश का चाल जो है विभिन्न माध्यमों में, प्रकाश का चाल विभिन्न माध्यमों में समान होती है, या भिन्न भिन्न होती है, या ए और बी दोनों होती है, या 1500 किलोमीटर प्रति घंटा होता है। प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है। प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है। क्या होती है? प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में विभिन्न होती है। अगला, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, समतल दर्पण है उसकी फोकस दूरी क्या होती है? समतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा अनंत होगी। समतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा अनंत होगी। समतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा अनंत होता है। समतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा अनंत होता है। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है तो समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण प्रयुक्त किया जाता है? दाढ़ी बनाने, अपना लोग जो दाढ़ी बनाते हैं तो दाढ़ी बनाने में या बाल बनाने में कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है? दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि एक अवतल दर्पण ही ऐसा दर्पण है जो बिंब का प्रतिबिंब बड़ा करके भी बनाता है और छोटा करके भी बनाता है। तो दाढ़ी बनाने के लिए बिंब का प्रतिबिंब बड़ा बनाना पड़ेगा, इसलिए अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। किसी लेंस द्वारा
किस लेंस द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? ऐसा कौन सा लेंस है जिसके द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? तो बताइए कौन सा लेंस काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा? अगर लेंस पूछेगा तो अवतल, दर्पण पूछेगा तो उत्तल, उल्टा होता है। अगर किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनाया जाता है, तो अगर लेंस पूछेगा तो उसका होगा क्या? अवतल। अगर दर्पण पूछेगा तो उसका होगा उत्तल। तो सही आंसर हो जाएगा अवतल। अगला कि निम्न में से कौन सा प्रकाश के अपवर्तनांक के नियम के लिए सही है? कौन सा प्रकाश के अपवर्तनांक के नियम? प्रकाश के अपवर्तनांक के कितने नियम है? 2 नियम है। कौन कौन से नियम है? प्रकाश के अपवर्तनांक के कितने नियम है? 2 नियम। और वो 2 नियम कौन कौन से हैं? फटाफट से बताइए। वो 2 नियम कौन कौन से? फटाफट से बताइए। तालाब का जल कम गहराई दिखाई देने का कारण क्या है? तालाब का जो जल है बाहर से दिखाइएगा तो कम गहरा दिखाई देगा। तो तालाब के जल का कम गहराई दिखाई देने का कारण क्या है? तो अपवर्तन है। क्या है? अपवर्तन। क्या? अपवर्तन। ठीक। चलिए एक क्वेश्चन आप लोग से पूछते हैं कि पानी में रखी हुई छड़ी टेढ़ा क्यों प्रतीत होता है? पानी में रखी हुई छड़ी को देखने के बाद टेढ़ा क्यों दिखाई प्रतीत होता है? बताइए फटाफट से आंसर इसका क्या होगा, कमेंट में बताइए। अगला अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा क्या होगी? ऋणात्मक होगी। अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होगी। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक। अवतल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक, उत्तल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक। ठीक। निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। अगला है लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी है? तो लेंस में मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है, एक एफ और दूसरा 2f। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है। सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त किया जाता है? सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त किया जाता है? आप लोग बताएं फटाफट से। तो सौर कुकर के लिए अवतल दर्पण सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है। सौर कुकर के लिए अवतल दर्पण सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है, क्योंकि अवतल दर्पण प्रकाश को एक ही जगह पर फोकसित करती है। उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु रहती है। उत्तल लेंस में आवर्धित और काल्पनिक यानी कि बड़ा और काल्पनिक प्रतिबिंब कब बनता है? जब वस्तु कहाँ पे रहता है? जब वस्तु रहता है फोकस और लेंस के बीच, जब वस्तु फोकस और लेंस के बीच रहता है। ठीक। अगला निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है? निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है? हवा, जल, शीशा, हीरा। हवा इसका क्या होगा? तो हवा में प्रकाश की माध्यम सबसे अधिक होती है और हवा से भी ज़्यादा निर्वात में होता है। थोड़ा ही डिफरेंस रहता है। ठीक। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? तो लेंस की क्षमता का मात्रक डायऑप्टर होता है। लेंस की क्षमता का मात्रक डायऑप्टर। निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। किसी लेंस की क्षमता -2d है। इसकी फोकस दूरी होगी। किसी लेंस की क्षमता अगर -2d है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी? -0.5 मीटर। इसका निकाल के देख लीजिए आप लोग, क्योंकि P बराबर यानी कि लेंस की क्षमता बराबर 1/f। इसका निकाल के देख लीजिए सही है कि नहीं। प्रकाशीय माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? प्रकाश के माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रकाश के माध्यम 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो एक सघन माध्यम, दूसरा विरल माध्यम। प्रकाशीय माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? 2 माध्यम के होते हैं, पहला सघन दूसरा विरल। ठीक। अगला, यदि अवतल दर्पण का
निचला आधा भाग टूट जाए, एक अवतल दर्पण है उसका नीचे से आधा भाग टूट जाता है तो प्रतिबिंब होता है। तो एक अवतल दर्पण है उसका नीचे से आधा भाग टूट जाएगा तो प्रतिबिंब कैसा होगा, तो प्रतिबिंब कम तीव्र बनेगा। कैसा प्रतिबिंब बनेगा, तो प्रतिबिंब कम तीव्र बनेगा, कम तीव्र। अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब होता है, एक अवतल लेंस है, अवतल लेंस के द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब कैसा होता है, तो छोटा होता है, सीधा होता है, आभासी होता है, या इनमें से सभी होता है। तो अवतल लेंस के द्वारा बना प्रतिबिंब छोटा भी होता है, सीधा भी होता है, आभासी भी होता है अवतल लेंस के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। अगला, कौन सा लेंस अभिसारी लेंस भी कहा लाता है, कौन सा लेंस अभिसारी लेंस भी कहलाता है, कौन सा लेंस अभिसारी लेंस कहलाता है, तो उत्तल लेंस अभिसारी लेंस कहलाता है, उत्तल लेंस अभिसारी लेंस कहलाता है। और अवतल लेंस को कौन सा लेंस कहते हैं, अवतल लेंस को कौन सा लेंस कहते हैं, बताइए फटाफट से। तो अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब आभासी बनता है, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब आभासी बनता है। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब आभासी बनता है। अगला, सघन माध्यम से विरल माध्यम, सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करने पर आपतन कोण और अपवर्तन कोण में क्या संबंध है। सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करने पर आपतन कोण आई और अपवर्तन कोण आर में क्या संबंध है। आपतन कोण आई और अपवर्तन कोण में यही संबंध है कि आर जो बड़ा होता है आई से, यानी कि अपवर्तन कोण बड़ा होता है आपतन कोण से। वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा क्या होती है, वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा क्या होती है, तो कम होती है, कम होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है, बताइए। निर्वात में प्रकाश की चाल तो 3 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। हीरा का अपवर्तनांक कितना है, हीरा का अपवर्तनांक कितना है, हीरा का अपवर्तनांक, तो हीरा का अपवर्तनांक 2.42 है, हीरा का अपवर्तनांक 2.42 है, 2.42 है। विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हुई किरण मुड़ जाती है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जो किरण जाता है वो किधर मुड़ता है, तो वो अभिलंब की ओर मुड़ता है। विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाने वाली किरणें अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाने वाली किरण किधर मुड़ती है, तो विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाने वाली किरण अभिलंब की ओर मुड़ती है। किधर मुड़ती है, तो अभिलंब की ओर मुड़ती है। वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक, वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक वास्तव में होता है, वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक वास्तव में क्या होता है, तो वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक वास्तव में 1 से अधिक होता है। वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक वास्तव में क्या होता है, तो वास्तव में 1 से अधिक होता है, 1 से अधिक होता है। प्रकाश की किरण को मोड़ने की क्षमता को कहते हैं, प्रकाश की किरण जो है उसको मोड़ने की क्षमता, प्रकाश की किरण को मोड़ने की क्षमता को क्या कहते हैं, तो प्रकाश की किरण को मोड़ने की क्षमता को लेंस की क्षमता कहते हैं। जो लेंस जितना ही प्रकाश की किरण को मोड़ेगा उसका क्षमता उतना ही अधिक रहेगा। तो प्रकाश की किरण को मोड़ने वाली क्षमता को क्या कहते हैं, लेंस की क्षमता कहते हैं। प्रकाश की किरण को मोड़ने वाली क्षमता को क्या कहते हैं, लेंस की क्षमता कहते हैं। वायु में अभिसारी लेंस है, वायु में कौन सा लेंस है जो वायु में अभिसारी लेंस की तरह काम करता है, कौन सा लेंस वायु में अभिसारी लेंस की तरह काम करता है, तो कांच का उत्तल लेंस। कौन सा लेंस, तो कांच का, और कांच का लेंस होना चाहिए, और वो भी कौन सा, तो उत्तल लेंस, कांच का लेंस, उत्तल लेंस। निम्नलिखित में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो अवतल लेंस की फोकस दूरी, अवतल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। अवतल लेंस की फोकस दूरी कैसा होती है, तो अवतल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, अवतल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। और ये रहा आज की क्लास की सबसे लास्ट क्वेश्चन 45 नंबर, सबसे लास्ट क्वेश्चन 45 नंबर की। किसी कार का अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण, कोई भी कार है उसके अग्रदीप में जो प्रयुक्त दर्पण होता है, आगे में जो प्रयुक्त दर्पण रहता है वो कौन सा दर्पण रहता है, किसी भी कार के अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण कौन सा दर्पण रहता है, तो अवतल दर्पण रहता है, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण रहता है। कौन सा दर्पण रहता है, तो अवतल दर्पण रहता है। कोई भी कार है उसके अग्रदीप में जो प्रयुक्त होने वाले दर्पण है वो कौन सा दर्पण रहता है, तो अवतल दर्पण है। ये रहा आज का लास्ट क्वेश्चन। और बताइए आप लोग का कितना में से कितना सही हुआ। तो ये चैप्टर 2 का प्रकाश का अपवर्तन के सबसे इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे। अगर आपको क्लास पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए, कमेंट करिए, और अगला चैप्टर कौन सा चाहिए, और स्मार्ट स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।